हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। पाचन तंत्र पिछले वीडियो में शुरू किया था। आज मैं आगे मैंने आपका जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था, इसका लगभग इसकी जो टर्मोलॉजी थी उससे आपको परिचित करवा दिया था कि आहार इसमें जो पाचन तंत्र का जो अध्ययन होता है, संपूर्ण पाचन की जो क्रिया होती है वो 5 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। ये मैंने आपको बता दिया था। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। ये पांच अवस्थाओं में समस्त पाचन तंत्र की जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन पाचन तंत्र को अध्ययन के लिए 2 भागों में बांट के उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिससे इसका अध्ययन थोड़ा सा सरल हो जाए। तो एक तो आहार नाल में, और दूसरा इससे रिलेटेड जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड ही होती है, जो पाचन की क्रिया को कंप्लीट करवाने में सहायता करती है। तो उन ग्रंथियों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनसे जो कुछ एंजाइम ऐसे निकलते हैं जो पाचन की क्रिया को आपकी कंप्लीट कराते हैं। तो उन पाचन ग्रंथियों को पढ़ना है। आज मैं आपको आहार नाल शुरू करवाती हूँ। आहार नाल में मैंने आपको पहला जो पार्ट बताया था वो मुख या माउथ बताया था। तो हम देखें मुख। पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ मुख क्या होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग होती हैं। एक तो मुख जो मुख में ओपनिंग होती है, और एक इसका जहाँ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जहाँ पे इनिगेशन की क्रिया होती है, अंतःग्रहण की क्रिया होती है। और दूसरी जो ओपनिंग होती है वो एनस होती है, जहाँ से जो वेस्ट फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। तो एक एलिमेंट्री कैनाल, अगर मैं बात करूँ आपको कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, जैसे मान के चलो कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी एक जो ओपनिंग है ऊपर, और इसमें ही बहुत सारे आकार चेंज होते जाएंगे, और आकार चेंज होते होते इसमें एक उसकी ओपनिंग नीचे होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? मुख या माउथ। और इसको हम क्या बोलेंगे? एनस या गुदा। तो ये इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आके जुड़ेंगी, बहुत सारी इसमें जो ग्लैंड्स होंगी, जहां से क्या निकलेंगे? आपके एंजाइम निकलेंगे, जिनसे पाचन की क्रिया कंप्लीट होगी। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला जो भाग है माउथ, वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो माउथ होता क्या है? तो मुख एक अनुप्रस्थ दरार है। एक अनुप्रस्थ दरार है, आपको दिखाई दे रही होगी कि अनुप्रस्थ दरार है। मुख अपना ऐसे इधर से है, ना कि इधर से है। तो अनुप्रस्थ दरार है, दरार के रूप में पाया जाता है, जिसको घेरे हुए 2 लिप्स पाए जाते हैं। इस मुख को घेरे हुए 2 लिप्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे की ओर। ऊपर अपर लिप्स और लोअर लिप्स इनको कहते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप कहते हैं। होंठ जो होते हैं, हम होंठ बोलते हैं, लेकिन उनका जो सही हिंदी में अगर सही बोले तो वो होंठ होते हैं, ना कि ओंठ। तो होंठ जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पेशियां होते हैं, मस्कुलर होते हैं, उसमें सिर्फ मसल्स ही होती है। इनमें कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? तो इनमें रेखित पेशियां पाई जाती हैं। आपकी ये रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, ऐच्छिक, अनैच्छिक, जितनी भी मसल्स हैं, मसल्स का एक पूरा चैप्टर है जिसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। अभी बस आप इतना देख लें कि लिप्स कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, और उनमें जो मसल्स होते हैं, उनकी जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती है? रेखीय होती है। होंठ बाहर की ओर, त्वचा जो होंठ जो होते हैं वो बाहर की ओर किससे घिरे होते हैं? स्किन से। बाहर की ओर त्वचा, एवं अंदर की ओर श्लेष्मा कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। आपकी जो लिप्स है बाहर की ओर, उसके ऊपर क्या होती है? स्किन होती है, और इन लिप्स के अंदर की ओर जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अगला पॉइंट देखें, होठों में, लिप्स में लेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना, लेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन ग्रंथियों से कुछ लिक्विड, कुछ स्राव होता है। ग्रंथियों से मैंने आपको बोला है कि ग्रंथियों से कुछ ना कुछ निकलता है, चाहे वो हार्मोन हो या एंजाइम हो या कोई और जूस हो, तो कोई ना कोई एक श्रावण होगा। तो लेबियल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके श्रावण से ये नम रहते हैं। तो लिखा है जो लिप्स नम जो रहते हैं वो लेबियल ग्रंथियों के स्राव से रहते हैं। होठों में मिसनर्स कणिकाओं की अधिकता पाई जाती है, जिससे यह अत्यधिक संवेदी
होते हैं। तो ये आपकी लिप्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखना है। एक तो आपका जो माउथ है वो अनुप्रस्थ दरार के रूप में है। जो लिप्स हैं वो कैसे होते हैं, मस्कुलर होते हैं। जो मसल्स होती हैं, जो पेशियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, रेखित होती हैं। लिप्स जो है वो बाहर की ओर स्किन से और अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। लिप्स पर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, तो लेबियल ग्रंथियां होती हैं जिनके स्राव से ये नम रहते हैं। अगला, लिप्स में मिसनर्स कणिकाओं की अधिकता होती है जिससे ये अत्यधिक संवेदी होते हैं। अब ये आपका जो माउथ था वो कंप्लीट हो गया। माउथ के अगर अंदर की बात करें तो माउथ के जब हम अंदर जाते हैं तो बक्कल कैविटी पढ़ना होगा। अगला जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसमें वो मुख गुहा पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन अगर मुख गुहा में भी देखें तो मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो आपके लिप्स और दांतों के बीच का होता है। अगर आप यहाँ से आप अगर उंगली से आपने देखा होगा तो एक तो आपकी ये वाली एक चैम्बर होता है जहां से एक गाल अलग होता है और टीथ के बीच का, और एक आपका अंदर जो आपकी कैविटी होती है बक्कल कैविटी वो होती है। तो 2 चैम्बर आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि जो लिप्स होते हैं वो बाहर स्किन से और अंदर की ओर म्यूकस मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, सेम ऐसे आपकी जो गालों वाला जो हिस्सा है वो भी ऐसे होता है, बाहर स्किन होती है लेकिन अंदर की ओर इसमें भी क्या होती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ही होती है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बक्कल कैविटी पढ़ाने जा रही हूँ। अगला देखें बक्कल कैविटी। अब आ गया मुख गुहा, दूसरा नंबर आपका मुख गुहा। बक्कल कैविटी आ गई। बक्कल कैविटी में देखें दांतों व जबड़ों से घिरी गुहा को मुख गुहा कहते हैं। जो आपकी टीथ और जबड़े इनसे जो गुहा घिरी हुई है उस गुहा को बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। जंतुओं में 2 प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं। 2 जबड़े होते हैं, एक जबड़ा ऊपर की ओर मिलता है और एक जबड़ा नीचे होता है जिसको जॉ बोलते हैं। ऊपरी जबड़ा कैसा होता है, स्थिर होता है, और निचला जबड़ा गतिमान होता है। आप देख लेना, आप नीचे वाला जो जॉ होगा इसको आप मूव कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला जो होता है उसको आप मूव नहीं कर सकते हो। तो जबड़े जंतुओं में बोला एनिमल्स में 2 जबड़े होते हैं। ऊपर साइड एक ऊपर जबड़ा होता है, एक नीचे होता है। ऊपर जो जबड़ा होता है वो स्थिर रहता है किसी भी एनिमल में, और निचला जो जबड़ा होता है वो गतिमान होता है, वो अस्थिर होता है। अब बात करें बस मुख गुहा। मुख गुहा के निम्न भाग होते हैं। तो मुख गुहा के जो भाग हैं वो मुख गुहा के अंदर में अगर अंदर की ओर जाए तो पहले आपको टीथ मिलेंगे, तालू मिलेगा और टंग मिलेगी। तो तालू पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे और दांत पढ़ेंगे। तो ये तालू, जीभा और दांत। अब शुरुआत करते हैं हम तालू से। पहला जो बक्कल कैविटी का जो पहला भाग है तालू प्लेट, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें तालू या प्लेट, मुख गुहा व नासा गुहा, मुख गुहा एवं नासा गुहा के बीच तालू पाया जाता है। मुख गुहा की अगर बात करें तो मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी आपकी ए है, नासा गुहा मतलब ये नेजल कैविटी आपकी ए है। तो ये नेजल कैविटी और ये बक्कल कैविटी, इन दोनों के बीच में जो एक छत का निर्माण होता है, एक जो बीच में एक लेयर होती है, बोले कि एक अस्थियों से बना हुआ एक भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं। तो मुख गुहा एवं नासा गुहा के बीच तालू पाया जाता है जो मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। जो आपकी जो बक्कल कैविटी है इसकी छत का निर्माण करता है। आप सभी जानते हैं तालू किसे बोलते हैं, निर्माण करता है। आगे देखें, तालू 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में बटा होता है, अग्र कठोर तालू और पश्च नरम तालू। हार्ड कठोर तालू, हार्ड प्लेट एवं सॉफ्ट प्लेट। तो हार्ड प्लेट जब हम देखें कि तालू का जो अग्र भाग होता है वो कठोर होता है। आप टंग को टच करके देख सकते हैं आप, मैं अपने तालू के आगे वाले हिस्से में वो कठोर होगा, और अपनी ही टंग को, अपनी ही जीभ को आप अंदर की ओर पीछे की हिस्से में लेके फिर उसको तालू से टच करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पश्च जो तालू होता है, पश्च जो प्लेट का भाग होता है वो एकदम से सॉफ्ट होता है। तो 2 भाग होते हैं, आगे वाला भाग कठोर होता है और पीछे वाला भाग कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसका भी एक रीजन है, जो आगे वाला आपका जो भाग होता है जो कठोर होता है, कठोर तालू अस्थिर यानी बोनी होता है, बोनी में अस्थियों का बना हुआ होता है,
और जो नरम तालु जो पीछे की ओर है वो योजी बात करें तो संयोजी कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं, संयोजी होता है एवं पेशियों मसल्स का बना हुआ होता है। अभी ऐसा क्यों होता है कि कठोर आगे वाला जो कठोर तालु होता है वो आपका कठोर होता है एकदम से, वो पीछे तालु नरम हो जाता है। तो उसका रीजन ये कि आगे आपका जो कठोर तालु होता है उसको आप टंग से अगर टच करके देखोगे तो उसमें बोन की इस टाइप की लाइनें सी, अगर बात करें कि ये आपका एक तालु वाला हिस्सा है, ये ऊपर एक तालु है, तो आप देखें यहाँ का जो हिस्सा होगा इसमें इस टाइप की बोन पाई जाती है। अगर आप टंग से टच करके देखोगे तो आप खांचे सी देखोगे उसमें। तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो आप भोजन करते हो, जो आपने एक निवाला लिया और खाया, तो वो एकदम से आपके अंदर स्लिप ना होके अंदर नहीं जाए, जब तक आप चबा रहे हो तब तक वो वहीं पे स्थिर रहे। तो वो तालु उस भोजन को चबाने में सहायता करता है और उस भोजन को दांतों के बीच में ही कुछ टाइम के लिए रोक के रखता है। जब आप अच्छे से भोजन को चबा लेते हो तो जीभ की सहायता से जब भोजन अंदर जाता है तो अंदर का जो तालु होता है वो सॉफ्ट भी इसीलिए होता है कि भोजन अंदर जब जैसे ही जीभ उसको अंदर की ओर धकेले तो वो एकदम स्लिप होके सीधे आपके पेट में चला जाए। अगर अंदर की ओर कठोर तालु होता है तो वो भोजन भी वहाँ पे रोक लेता है। तो जीभ जैसे ही आगे से जैसे ही भोजन चबा लेते हैं तो जैसे ही जीभ आगे से धक्का देती है उसमें, तो वो बोलस में, भोजन के बोलस में, तो वो अंदर की ओर स्लिप हो जाता है। इसीलिए अग्र भाग जो तालु का जो होता है वो कठोर होता है और पश्च भाग जो होता है वो नरम होता है। आगे देखें, यहाँ से देखें सॉफ्ट प्लेट यानी वही नरम तालु। सॉफ्ट प्लेट का पश्च भाग एक प्रवर्ध के रूप में, प्रवर्ध या बोले घंटी के रूप में, आप लोकल लैंग्वेज में उसको घंटी ही बोल सकते हो, घंटी के रूप में लटका होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे ऑब्यूला बोलते हैं, ऑब्यूला कहते हैं। आपका जो पश्च तालु होता है वो लास्ट में आपको एक प्रवर्ध के रूप में लटका हुआ दिखाई देता है। आप करके आप मिरर में देख सकते हो, आपको दिखाई देगा एक प्रवर्ध के रूप में, घंटी के रूप में बिल्कुल लास्ट में लटका हुआ जो भाग दिखाई देगा उसको ऑब्यूला बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? एक बार मुझसे क्लास में भी स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने बताया था उसका जो अगर काम बोले उतना ज़्यादा उसका कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तालु बनाया मैंने, ये तालु है, ये समझ लो कि ये तालु वाला भाग है, ऊपर छत है, इसके ऊपर आपकी नेजल कैविटी है, इसके ऊपर आपकी नासा गुहा है और इसके नीचे आपकी ये मुख गुहा है। तो ये जो इधर वाला जो तालु है वो कैसा तालु है? कठोर। और इधर वाला जो तालु है वो आपका कैसा है? नरम तालु। तो आपका जो नरम तालु होता है वो नरम तालु ही आगे की ओर इस टाइप से प्रवर्ध के रूप में लटका हुआ होता है। ये क्यों लटका हुआ होता है? क्योंकि ये इस नासा गुहा को एवं मुख गुहा को के बीच में एक इन दोनों को पृथक करने का काम करता है। इन दोनों के बीच में एक अगर बोले तो एक छोटी सी दीवार टाइप की, या बोले कि जैसे भोजन एकदम से भोजन किया तो वो डायरेक्ट भोजन एकदम से श्वास नाल में ना चला जाए, उसके लिए वो ये बीच में एक इन दोनों के मार्ग को पृथक करने का काम करता है। फिर भी आगे जाके फेरिंक्स में तो दोनों खुलते ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही प्रवर्ध काम क्या करता है कि इन दोनों को दूर करने का, या बोले कि जो भोजन है वो आपकी आहार नाल में ही जाए और आपका जो श्वास है वो आपकी श्वास नाल में ही जाए, तो ये उसमें सहायक होता है, उसमें सहायता करता है। पहला काम इसका ये। दूसरा काम है कि बोलने में, आपकी भाषा को बोलने में, आपके शब्दों के उच्चारण में भी ये सहायक होता है। और ज़्यादा इसका कोई खास काम नहीं, अगर इसको काट भी दिया जाए तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका तालु कंप्लीट हो गया है, मुख गुहा आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको जीभ्या है टंग पढ़ा रही हूँ। अब सेकंड देखें, जीभ्या है टंग। अब हम पढ़ने आ रहे जीभ्या, मुख गुहा का जो अगला भाग, मुख गुहा के 3 भाग बता दिए, जिसमें से तालु पढ़ा दिए। अब जीभ्या पढ़ेंगे हम। तो देखिए, यह एक चपटी मांसल लचीली एवं गतिशील संरचना है। ये आप सबको पता है कि अपनी जो जीभ होती है वो कैसी होती है? मसल्स की बनी हुई है, उसमें कोई क्या नहीं पाई जाती है? बोन्स नहीं पाई जाती हैं। और क्या है कि लचीली होती है और चपटी, थोड़ी सी मोटी चपटी होती है, गतिशील होती है, बराबर चलती रहती है। किसी की खाने के लिए तो किसी की
बराबर बोलने के लिए चलती रहती है। बोलते ना कि मुंह बंद कर ले नहीं तो तेरी जबान खींच लेंगे, तो वो ये खींच कोई नहीं पाता, क्योंकि वो आपकी जो जिह्वा होती है, टंग जो होती है, वो इतनी मजबूती से, इतनी मसल्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है कि उसको खींचना इतना आसान नहीं होता है। देखिए पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ कि क्या ये टंग का मैंने डायग्राम बनाया है। तो देखें इसमें कुछ पैपली पाई जाती हैं, पैपली कुछ अंकुर, जैसे आपने टंग को देखना तो आपको छोटे छोटे से अंकुर से दिखाई देंगे, तो वो अलग अलग होते हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो देखें ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ब्लैक से मैंने बनाया है, इनको बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपली, इनको फंजीफॉर्म पैपली बोलते हैं। जो आपको मध्य में दिख रही है इसको मैंने भी आकार देके बनाया है, इसको फ्लीफॉर्म पैपली बोलते हैं। जो सबसे लास्ट में दिख रही है आपको, इसको सर्कमबैलेट पैपली कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की पैपली पाई जाती हैं, जिसमें से जो फ्लीफॉर्म पैपली होती है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये टंग का स्वाद विहीन क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कोई टेस्ट जोन नहीं होता है, कोई भी टेस्ट इस वाले एरिया में आपको नहीं समझ में आएगा। तो बाहर जो आपको टंग की चारों तरफ ना बोल के हम बोलें कि दोनों साइड में और आगे की ओर जो पैपली आपको नजर आ रही है उनको फंजीफॉर्म पैपली बोलते हैं। मध्य की जो पैपली है उनको फ्लीफॉर्म पैपली बोलते हैं, और टंग के जो लास्ट भाग में पैपली दिख रही उसको सर्कमबैलेट पैपली बोलते हैं। तो ये आता है एक और फॉलिएट पैपली होती है, जो फॉलिएट पैपली इधर पाई जाती है साइड में, और वो पैपली मतलब ह्यूमन बींग में नहीं होती है, रैबिट में, खरगोश में पाई जाती है और अन्य जानवरों में पाई जाती है। तो मनुष्य में जो पैपली होती है वो 3 ही प्रकार की होती है, फंजीफॉर्म, फ्लीफॉर्म और सर्कमबैलेट पैपली। ये 3 प्रकार की पैपली पाई जाती है, याद रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो टंग में जो स्वाद क्षेत्र होते हैं, जो टेस्ट जोन होते हैं, वो कहाँ कौन से टेस्ट जोन होते हैं। तो टंग का बिल्कुल अग्र भाग होता है, जो आपकी जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग होता है वो आपको स्वीट का टेस्ट देता है, वो आपको मीठा वाला ये स्वाद क्षेत्र होता है। जो मैंने गोल गोल करके यहाँ पे बना के रखा, ये जो टंग का ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपको किसका टेस्ट देगा, तो मीठे का स्वाद देगा। आप कोई भी मीठी चीज़ खाते हो तो वो आपका उसका जो स्वाद आपको यहाँ पे ही पता चल जाता है कि ये मीठा है। मीठे के जस्ट पीछे वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका साल्टी टेस्ट जोन है, मतलब नमकीन क्षेत्र है। यहाँ पे आप जब नमकीन कोई भी चीज़ खाते हो तो आपको यहाँ उसका टेस्ट आ जाएगा। और ये आपको ये साइड का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये दोनों साइड होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ये जो दोनों साइड का ये वाला जो क्षेत्र है, ये कैसे का स्वाद देता है, ये खट्टे का स्वाद देता है। यहाँ पे लिखा ना सोर टेस्ट जोन, ये खट्टे का स्वाद देता है। सबको लग रहा है कि ये इंग्लिश में कर दिया, हिंदी लिख दे, क्या बताओ, लो लिखे दे रहे। ये किसका दे रहा, मीठे का, ये किसका दे रहा, नमकीन का, ये वाला आपका खट्टा, ये वाला आपका कड़वा, ठीक है, ये कड़वे का है। तो आपका खट्टा, आपने देखा होगा आप कोई भी चीज़ खट्टी खा लेते हो तो आपको यहाँ पे लगती है खटाई, तो वो खट्टे का क्षेत्र भी बगल में ही है दोनों साइड। कड़वा आपको कहाँ लगेगा, टंग के लास्ट भाग में। और हम क्या करते हैं, जब फीवर होता है तो कोई भी टैबलेट लेते हैं, तो उस टैबलेट को, जो फीवर की टैबलेट बहुत कड़वी होती है, उस टैबलेट को हम ये सोचते हैं कि इसको हम अपनी टंग के बिल्कुल लास्ट में रखेंगे और जैसे पानी पियेंगे तुरंत अंदर चली जाएगी, तो वो हमें कड़वी नहीं लगेगी। लेकिन हम उसको रखते ही है कड़वे जोन पर। आप ये देखो बिटर टेस्ट जोन, हाँ, आप उस टंग के उस भाग में रखते हैं जहाँ उसका टेस्ट तुरंत पता चलेगा। शायद अगर आप बीच में रखो तो शायद पता भी नहीं चले, आप बीच में रख के और पानी के साथ उसको निगल जाओ तो शायद इतना टेस्ट पता नहीं चले जितना कि यहाँ पे पता चलता है। तो ये आपको मैंने टंग की स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया। अब आप यहाँ देख लें, मैंने बता दिया था कि यह आपकी एक चपटी, मांसल, लचीली एवं गतिशील संरचना है। जीव्या रेखित पेशियों एवं संयोजी ऊतक द्वारा इसका निर्मित होती है या बनती है। जो आपकी जीभ जो होती है वो उसका निर्माण किससे होता है, तो रेखित पेशियों से और संयोजी ऊतक से। रेखित पेशियां वो पेशियां होती हैं, अगर बोलें तो कुछ हद तक ऐच्छिक पेशियां, जिन पर अपना कंट्रोल है। जैसे रेखित पेशियां जहाँ होंगी उन पर अपना कंट्रोल होगा। आपकी टंग में रेखित पेशियां हैं तभी तो आप अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहोगे तब आप बोलोगे, आप नहीं चाहोगे
कि आपको शांत रहना है बिल्कुल, तो आप शांत भी रख सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने सोच लिया कि मुझे बिल्कुल शांत रहना है और आपकी जीभ अपने आप बोलती रहे, चलती रहे, तो ऐसा नहीं होता है। तो रेखित पेशियां जहाँ होती हैं उन पे अपना थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। जैसे आपने भोजन कर लिया और भोजन को चबाना ना चबाना, ये आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो। आप भोजन मुंह में लेने के बाद थूक भी सकते हो उसको, लेकिन आपने चबा लिया और उसको निगल लिया तो ये अरेखित पेशियों का काम शुरू हो जाता है। आपकी ईसोफेगस में जैसे ही भोजन जाएगा वहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे अरेखित पेशियाँ होती हैं, वो अपना आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, संयोजी ऊतक द्वारा और अरेखित पेशियों द्वारा निर्मित होती है। जीभ का अग्रभाग कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। आपके टंग का आगे वाला भाग होता है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो पश्च भाग होता है वो फ्रेनुलम लिंगुई संयोजक से जुड़ा होता है। इसका जीभ का जो पश्च वाला भाग होता है वो ये आपका लिखा है फ्रेनुलम लिंगुई, एक बार पेपर में आया हुआ है। ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार की पेशियां हैं, मसल्स हैं, जो उससे टंग का आपका पिछला हिस्सा जुड़ा हुआ होता है, बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। उसमें बहुत सारी पेशियां होती हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं जो आपकी टंग को पकड़े रखती हैं। अगर इतना मजबूती से नहीं जुड़ी होती है टंग तो आपके भोजन के साथ ही वो कभी अंदर चली जाती है ना, या कभी बाहर आ जाती। तो फ्रेनुलम लिंगुई के द्वारा ये जुड़ा होता है। अब टंग का काम क्या होता है तो देख लें, फंक्शन ऑफ टंग या इसके कार्य देखें तो स्वाद ज्ञात करने में इसका जो यूज जो होता है वो किस में होता है, एक तो आपको स्वाद बताने में होता है। टेस्ट जो बताता है वो कौन बताता है, आपकी टंग बताती है। ये तो बहुत गंदा लग रहा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये खराब हो गया है, या कुछ भी, या बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है, तो ये आप सारे स्वाद टंग के द्वारा बता पाते हो। भोजन का बोलस बनाने में एवं निगलने में, जो आपने एक निवाला लिया उसका एक लुगदी टाइप का बनाने में, और उस भोजन को दांतों तक ले जाने में, दांत अपनी जगह है, वो उनका काम, उन तक भोजन को कौन लेके जाता है, कौन लेके आता है, तो ये काम आपकी टंग करती है। उस भोजन को दांतों तक या प्रीमोलर तक ले जाना, उसको चबाने में भी सहायक है, और उसका बोलस बनाएगी, लुगदी बनाएगी, फिर उसको धकेलेगी और जिससे वो अंदर चला जाए, तो निगलने में भी सहायक है। और एक इसमें सहायक है, बोलने में सहायक है। आपकी आवाज़ तो आपके गले से, लैरिंग्स से निकलती है, लेकिन उस आवाज़ को जो शब्द देते हैं, जो आप भाषा बोलते हैं, जो आप लैंग्वेज बोलते हैं, वो आप किस कारण से बोल सकते हैं, तो आप टंग के कारण से बोलते हो। आपकी टंग जो है वो आप शब्द टंग से बनाते हो, जीभ से बनाते हो, तो बोलने में सहायक होती है। अगला देखें, दांतों की सफाई करने में। अब आप बोलोगे दांतों की सफाई तो हम ब्रश घिस के कर लेते हैं, सुबह सुबह टूथपेस्ट करके कर लेते हैं, लेकिन दांतों की आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो सुबह सुबह ब्रश लेके तो बैठते नहीं, हम लोग कर लेते हैं ब्रश से, लेकिन फिर भी आपकी जो टीथ की जो सफाई होती है वो दांतों टंग से होती है, जीभ से होती है। आप अपने जीभ को दिन में कितनी बार अपनी टीथ पे घुमाते हो, अगर आपकी टीथ में कुछ चीज़ फंस जाए तो आपकी टंग उसको जब तक नहीं निकाल दे तब तक वो बराबर उसमें कोशिश में लगी रहती है। तो आपकी जो टीथ को पूरे दिन जो साफ करने का काम करती है वो आपकी टंग करती है, ना कि टीथ, ना कि कुछ और। ब्रश, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से ब्रश करना बंद कर दो कि मैम ने बोल दिया वो तो टंग से हमारे टीथ साफ हो जाएंगे तो आप ब्रश करना ही बंद कर दो। ब्रश करना अच्छी बात है, एक बार या 2 बार दिन में, नाइट में भी ब्रश करके ही सोना चाहिए, लेकिन दांतों की सफाई का जो काम टंग का होता है वो बराबर अपना पूरा दिन करती है। और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी टंग से अपने दांतों को साफ कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी टंग से अपने बालों को भी साफ करते हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं, जो कुत्ता जो होता है वो अपनी टंग से, अपनी जीभ से, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वो जीभ निकाल के वो गहरी गहरी सांसें लेता है, जिससे उसके ताप नियमन हो जाता है उसकी बॉडी का। तो ये मैंने आपकी टंग प्लस प्लेट प्लस बक्कल कैविटी, ये 2-3 चीज़ें इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दी हैं। अब आपके अगले लेक्चर में मैं आपको टीथ पढ़ाऊंगी और उसके आगे का देखती हूँ, जितना हो जाएगा कंप्लीट उतना करवा दूंगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।